सेमिनार चल रहा है, संगोष्ठी चल रही है, इसका अब हम समापन सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके पहले के सारे जो कार्यक्रम थे वो समाप्त हो चुके हैं। और किसी भी कार्यक्रम में जो उसका एब्स्ट्रैक्ट यानी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है और लास्ट में जो कंक्लूजन समापन होता है, दोनों का अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी मनीषियों को मैं मृत्युंजय पांडे, आचार्य रसायन विज्ञान विभाग, सबका सहृदय स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो समापन सत्र है, इसमें जो मनीषी हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। वेद विभाग के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर, जो इस सत्र के स्वागत भाषण देंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कमलेश झा सर, डीन SVDV, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी जी, MNIT इलाहाबाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, कुल सचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान करें। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए और साथ में मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए सभी वेदो हयाननः अक्षमालान्वितो दक्षे वामेकम्बोधर स्मृतः। ओम नमः सामवेदाय। ओम आवतानया
बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी और जगदीश जी। इस कार्यक्रम में अब मैं सुश्री सौम्या और सुश्री ज्योति जी को आमंत्रित करता हूं कुल गीत के लिए। प्रकट हुई
धन्यवाद सौम्या जी और ज्योति जी। सबसे पहले मैं अध्यक्ष इस कार्यक्रम के आज इस मंच पर जो अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह देने के लिए डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, सबसे पहले मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर उपाध्याय जी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर राम सागर मिश्र जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं, वो मंच पर आए और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जैन सहस्त्रबुद्धे जी का स्वागत एवं सम्मान पुष्पमाला अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह से करेंगे। मैं सभा में उपस्थित डॉक्टर धनंजय देवपांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट सम्मानित अतिथि जो वक्ता हैं MNIT इलाहाबाद के रवि प्रकाश तिवारी जी जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनका पुष्पमाला अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर लल्लन मिश्रा सर को, जो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, सीनियर प्रोफेसर हमारे विभाग में हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कमलेश झा, डीन SBDB का स्वागत एवं सम्मान करें पुष्पमाला अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ। प्रोफेसर मिश्रा सर। धन्यवाद सर। मैं अब ममता मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं, जो मगध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कि वो उपेंद्र त्रिपाठी सर का स्वागत एवं सम्मान करें। माल्यार्पण अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह दिखाएं। धन्यवाद सबको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूं, जो स्वागत भाषण एवं संगोष्ठी सार प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी सर। मंचस्थ अतिथियों के सम्मान के क्रम में ही सत्र के संचालक प्रोफेसर मृत्युंजय देवपांडे जी का सम्मान मैं डॉक्टर श्रवण तिवारी जी, यहाँ श्रवण शुक्ला जी से मैं आमंत्रित करता हूँ का आप करें, और इस सत्र के जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के संयुक्त सचिव का आयोजन सचिव
शिशिर जी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ IIT से। आपके सम्मान के लिए मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर यहाँ आए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि शिशिर जी का भी सम्मान करें। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विज्ञान भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज संपूर्ण सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मयोगी कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार, हम सबके अभिभावक, संपूर्ण जीवन अहर्निशम सेवा महे इदम राष्ट्राय न मम, इस भावना को चरितार्थ करने वाले परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती नई दिल्ली। इस संपूर्ति सत्र के विशिष्टातिथि प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी जी, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। और इस सत्र के कुशल संचालक प्रोफेसर मृत्युंजय देवपांडे जी जो केमिस्ट्री विभाग में हैं, तथा इस आयोजन समिति के संयुक्त सचिव। इस दर्शक दीर्घा में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका नाम लूं तो समय लगेगा। मैं समवेत रूप से जितने भी हमारे आचार्यगण और हमारे इस संपूर्ति सत्र के सारस्वत अतिथि, मैं क्रम भूल गया था, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान के माननीय संकाय प्रमुख, जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान हैं आगम और दर्शन शास्त्र के, ऐसे आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा जी का भी मैं इस आयोजन समिति की तरफ से आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे सम्मुख जितने भी यहाँ पर आचार्यगण हैं, प्रतिभागी गण हैं, ये बटुक गण हैं, शोधार्थी हैं, सबका मैं समवेत रूप से आप सबका मैं बारंबार इस आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि मुझे इस संगोष्ठी का सार भी यहाँ उपस्थापित करना है, मैं उद्घाटन सत्र में भी इसकी चर्चा मैंने की थी कि यह संगोष्ठी का स्वरूप कैसे बना, और सबको भी यह लग रहा था कि वैदिक विज्ञान और स्वतंत्रता आंदोलन, यह विषय वैदिक ज्ञान परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन, यह सबको एक विषय के प्रति भी एक था कि यह कैसे एक दूसरे से लिंकअप है। लेकिन सबको इस सारे व्याख्यान के क्रम में यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक ज्ञान परंपरा क्या है और स्वतंत्रता आंदोलन में जिन मनुष्यों ने अकादमिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से जो विशेष योगदान इस राष्ट्र के लिए किया, ऐसे अनेक विद्वान, प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस आदि आदि अनेक के संदर्भ में बहुत सुंदर ढंग से, अरविंदो, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी आदि के संदर्भ में बहुत सुंदर ढंग से सभी ने अपने अपने ढंग से इन पक्षों को रखा। और इस सबका श्रेय इस
संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय श्रद्धेय जयंत भाई जयंत सहस्त्रबुद्धे जी को जाता है। उन्हीं के प्रेरणा से आपका यह दृष्टि था कि यह प्रोग्राम, इसमें आप बाहर से वक्ता को नहीं लाएंगे, आप जितने आप लोगों के बीच में इन्हीं में से आप एक एक लोग विषय लें और तैयारी करें। और यह सबने यह महसूस भी किया, इसी कारण से प्रौद्योगिकी संस्थान के सर्वाधिक वक्तागण थे और विज्ञान के भी थे, विज्ञान फैकल्टी के और हमारे मानविकी विषयों के भी, और पुणे से कैवल्य धाम से प्रोफेसर मुखोपाध्याय जी भी इसमें अपना योगदान दिए। उसका मैं सार रूप में बहुत संक्षेप में, लेकिन रिपोर्ट एक तैयार है, मैं इसको यहाँ वाचन कर रहा हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विज्ञान भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में वैदिक विज्ञान परंपरा स्वतंत्रता आंदोलन विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आज शताब्दी सभागार कृषि विज्ञान कल शताब्दी सभागार कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में वैदिक मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन एवं कुल गीत के साथ प्रारंभ हुआ। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी ने कहा कि हम विश्व में ज्ञान विज्ञान के वाहक रहे हैं। उन्होंने वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद का उदाहरण देते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित पारद से स्वर्ण में बदलने की पद्धति, सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट आदि की विस्तृत चर्चा करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महान संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति विशेष अनुराग एवं परिकल्पना की चर्चा की। साथ ही कहा कि मानवता को बचाने के लिए विश्व को भारतीय वैदिक ज्ञान तथा विज्ञान को अपनाना ही होगा। मुख्य वक्ता श्रीमान जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती नई दिल्ली, ने कहा कि हम इस संगोष्ठी का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा को समझना ही नहीं अपितु उसके स्वर्णिम सोच को प्रत्यक्ष रूप से साकार करना है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं एवं यूरोपियनों का कहना था कि भारत पर यदि शासन करना है तो उन्हें दास बनाए रखना है, तो भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को मिटाना ही प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान ही इस देश की संस्कृति एवं परंपरा की निर्मिति का कारण है। आपने स्वतंत्रता और आजादी के महत्व को समझाते हुए बताया कि जहां स्वतंत्रता स्व को स्थापित एवं पुनर्जीवित करता है, वहीं आजादी केवल बंधन मुक्त होना होता है। विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन जी ने कहा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता, स्वराज्य तथा स्वावलंबिता को स्थापित किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्राचीन भारत में बिना लोहे के प्रयोग से निर्मित मंदिर, किले एवं अन्य स्थापत्य अद्भुत है। कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी ने हनुमान चालीसा का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय भारतीय ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष था, उसे आज समझ पाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस प्रकार के गोष्ठी एवं जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से हम पुनः विश्व गुरु बन सकेंगे। वेद हमारे वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र होने चाहिए और तभी हम दुनिया को दशा एवं दिशा दे सकते हैं। संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन एवं अतिथियों का स्वागत वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, संचालन प्रोफेसर राजकुमार मिश्र, रसायन विभाग एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर राजेश कुमार IIT ने किया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र के वक्ता डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय, भारतीय इतिहास विभाग, ने ब्रिटिश काल नामक विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि ब्रिटिश काल के पूर्व ब्रिटिश काल पर आपने कहा कि 14वीं एवं 15वीं शताब्दी तक भारतीय ज्ञान विज्ञान की संहिताएं लिपिबद्ध होती रही। उन्होंने सिक्कों, अभिलेखों एवं पुरातत्व की
चर्चा करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा पर पहुंचे आघात की चर्चा की। आपने प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। प्रथम सत्र के द्वितीय वक्ता प्रोफेसर राजकुमार मिश्र, आचार्य रसायन विभाग, ने कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों तथा महामना जी जैसे शिक्षाविदों का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास था। इन सभी के प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद थे। इन विद्वज्जनों के प्रयास के कारण वैदिक विज्ञान की प्रतिष्ठा बनी रही। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष हमें इन सभी के प्रयासों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ए.के. राय, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैदिक विज्ञान में वनस्पति शास्त्र पर अपने दृष्टि एवं कार्य करने वाले विद्वानों की चर्चा की। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वाराणसी, ने अपने उद्बोधन में विद्वानों एवं विचारकों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वैदिक विचारधारा को जीवंत रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के उत्थान एवं स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक कार्यों से जुड़े विषयों पर व्याख्यान दिया। इस सत्र के संचालन एवं संयोजन डॉक्टर श्रीश कुमार तिवारी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र ने IIT ने किया। द्वितीय सत्र के वक्ता डॉक्टर राजेश्वर मुखोपाध्याय, कैवल्य धाम शोध संस्थान पुणे ने स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, श्री अरविंदो एवं रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी आदि विचारकों पर अपनी प्रखर दृष्टि डालते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विशद चित्रण किया। इसी क्रम में वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुमन जैन, हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय, ने मालवीय जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बोलते हुए स्वतंत्रता आंदोलन एवं वैदिक विज्ञान में उनके योगदान को व्याख्यायित किया। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उदय प्रताप शाही, चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अध्यक्षता प्रोफेसर जयप्रकाश लाल, विशिष्टाचार्य, कृषि विज्ञान संस्थान ने किया। संचालन एवं संयोजन डॉक्टर राम सागर मिश्र एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी ने किया। इसी क्रम में जो इसके बाद जो तीसरा सत्र था वह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मधुमिता भट्टाचार्य और का गायन एवं श्वेता चौधरी का जो है कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। और आज द्वितीय दिवस का भी आप सबने उसमें भाग लिया ही, क्योंकि इसमें इसको संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने में समय अपेक्षित है और हमारे माननीय मुख्य वक्ता श्रद्धेय जयंत जी भाई साहब का फ्लाइट भी है। मैं सम्मिलित रूप से सभी का अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से संपूर्ण सत्र के मंचस्थ अतिथियों का मैं इस संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा कार्यक्रम का सारांश प्रस्तुत किया। मैं बिना समय लेते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी को आमंत्रित करता हूं, और वो उनकी फ्लाइट है तो समय तो कम हो पा रहा है, इसलिए मैं जयंत सहस्त्रबुद्धे जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार से हम लोगों को अवगत करें। मंच पर उपस्थित सारे महानुभाव, इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र में उपस्थित सारे प्रतिभागी, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। एक नए विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हुआ और हम सभी ने उसको प्रत्यक्ष उसमें सहभाग देकर समझने का प्रयास किया। निमित्त था अपने देश के स्वतंत्रता का 75वां वर्ष। जैसे अभी उल्लेख हुआ कि इस विषय के बारे में स्वाभाविक ही
सभी के मन के अंदर एक शंका थी कि ये जो दो विषय, इनका आपस में परस्पर संबंध क्या है। क्योंकि हम सभी के मन में एक बात निश्चित हो चुकी है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यानी सत्याग्रह में सहभागी होना या ऐसी कुछ बातें करना, कारावास में जाना इत्यादि अगर कुछ बातें हुई है तो वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष में सहभाग है। ऐसी एक कल्पना अपने मन में निश्चित हो चुकी है और उससे बाहर निकलने के लिए अपना मन भी तैयार नहीं है, ऐसा अनुभव बार बार आता है। तो इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमें एक बार अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे लगता है। स्वतंत्रता प्राप्ति यानी रास्ते पर उतरकर संघर्ष करना, लाठी गोली खाना, कारावास में जाना, इसी को संघर्ष कहना ये ठीक नहीं है। तो जैसे हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन चला ही इसलिए कि जो आक्रमणकर्ता थे उन्होंने अपने स्व को मिटाने का प्रयास किया और स्व को सुरक्षित रखना, स्व को फिर एक बार स्थापित करना, उसका पुनरुज्जीवन करना, और वो भी विपरीत परिस्थिति में, एक बहुत बड़ी चुनौती अपने देश के लोगों के सामने थी। और संघर्ष करते हुए उन्होंने कई प्रकार की बातें उस प्रतिकूल अवस्था में करने का प्रयास किया। ये सारी बातें उस संघर्ष के अंदर आती है, उस संघर्ष के बाहर नहीं है। और उसी प्रकार से अपने देश की इस ज्ञान की परंपरा को, जो अपने देश की पहचान है, उसको बचाकर रखने के लिए जो संघर्ष हुआ वो बौद्धिक जगत का, बौद्धिक क्षेत्र का संघर्ष था। उसको बहुत अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है और इसी बात को प्रकाशित करने के लिए, उजागर करने के लिए इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन यहां पर करने का प्रयास हुआ। उपेंद्र जी ने जैसे बताया कि इसके लिए बाहर से कोई वक्ता नहीं आएंगे, ऐसी बात कहने का मेरे मन में कारण एक ही था कि लगभग 1 साल भर मैं जितना इसके बारे में विचार कर रहा हूं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं, उससे मुझे यही बात ध्यान में आई कि इस प्रकार की सोच ही अपने देश में बहुत नई है। इसको लोग बहुत अच्छी प्रकार से समझ पा रहे, ऐसा नहीं। तो स्वाभाविक ही तैयार वक्ता मिलना ये इसके लिए कठिन है। जो कार्यकर्ता इसके बारे में विचार कर रहे, उन्हीं का ये दायित्व बनता है कि उन्होंने अधिक विचार करते हुए इस विषय की प्रस्तुति करना। तो इस संगोष्ठी की तैयारी इस प्रकार से प्रारंभ हुई और मुझे लगता है कि जो प्रयास सारे वक्ताओं के द्वारा हुआ, उसके कारण निश्चित ही कुछ नई बातें इस विषय को प्रकाशित करने के लिए हमें प्राप्त हुई है। हमें इस बात को लेकर और आगे बढ़ने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि स्वाधीन होकर 74 वर्ष की यात्रा पूरी करने के बाद भी जो अनुभव अपने देश में हम सभी मिलकर कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं। वो ये है कि दासता की छाया में आज भी हम सभी है, उससे पूर्ण रूपेण निकल पाए हैं ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए हमें इस बात का गंभीर विचार करना पड़ेगा कि अपने देश पर आक्रमण हुआ यानी क्या हुआ, उसका स्वरूप क्या था, और जब तक इस बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका उपाय भी हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं लगता।
जैसे किसी भी एक वैद्य के पास रुग्ण पहुंचता है तो वैद्य का पहला काम होता है कि उसका रोग किस प्रकार का है उसको समझना, एक तर्क के आधार पर उसको समझना। उसी प्रकार से अपने देश पर आक्रमण हुआ, हम दास बन गए, यानी क्या हुआ इसको ठीक समझने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से उस समय अपने जो सारे देश के वासी थे उन्होंने संघर्ष करने का प्रयास कैसे किया, क्या स्वरूप था, किस प्रकार का उस आक्रमण पर उपचार, उपाय, उससे निकलने का प्रयास, उसकी दिशा क्या थी, उसको भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। और इस दिशा में आगे बढ़ना ये आज बहुत ही आवश्यक ऐसी बात है, क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद वास्तविक जो सारी बातें होनी चाहिए थी वो अपने देश में हो नहीं पाई। तुर्कस्तान के बारे में एक बचपन से मैंने एक उदाहरण सुना। वो ऐसा था कि तुर्कस्तान भी अपने देश के जैसा ही गुलाम था, आक्रमणों के कारण स्वतंत्र हो गए। और उसके जो नेतृत्व करने वाले उस समय नेता थे, कमाल पाशा उनका नाम था। तो स्वतंत्रता के बाद वो राष्ट्र के प्रमुख बन गए तुर्कस्तान के, और उन्होंने एक वहां के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उनको सबको पूछा उन्होंने कि अब हम स्वतंत्र हो गए, अब विदेशी भाषा में हमें अपने देश का ये सारा जो काम चलता है, कामकाज होता है, वो नहीं चलाना है, अपनी भाषा में उसको चलाना है। स्वाभाविक है जो कुछ विदेशी भाषा थी उसके स्थान पर स्वयं की भाषा स्थापित करना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सारा अपना जो यहाँ काम चलता है, देश चलता है, उसके लिए आवश्यक अपनी भाषा है। तो वो सारे अधिकारी विद्वान सारे थे वहां पर। तो उनको उन्होंने पूछा कि इस प्रकार का ये जो एक प्रकार का रूपांतर होगा अभी, उसमें कितना समय लगेगा, ऐसा उनका प्रश्न था। क्योंकि वो अकेले तो नहीं कर पा रहे थे, सारे अधिकारी मिलकर करेंगे। तो अधिकारियों ने उनको उत्तर दिया, क्योंकि सारे विद्वान लोग थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जी इसके लिए लगभग 10 साल लगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि सारा अभी तक विदेशी भाषा में चल रहा है, वही आदत हो गई है, उसको बदलना एक क्षण में ये संभव कैसा होगा, तो समय लगेगा, उसको 10 साल लगेंगे। तो कमाल पाशा ने उत्तर ऐसे दिया कि कल सुबह 10 बजे ये 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, कल सुबह 10 बजे से हम अपनी भाषा में अपने देश में सारे व्यवहार करेंगे। यानी इस प्रकार की एक तीव्रता कि हम स्वतंत्र हो गए, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रकटीकरण है। हम जानते हैं कि आज भी अपने देश में अंग्रेजी का कितना प्रभाव है। आंग्ल भाषा में बात करना यानी विद्वत्ता का एक लक्षण माना जाता है। जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो भी अपनी भाषा बोलते बोलते इतने अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं दिखाने के लिए कि मैं भी एक विद्वान हूं। ध्यान में रखिए, अंग्रेजी कितनी अच्छी आती है पता नहीं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो स्व की स्थापना करने का जो काम है वो कितना गति से होना चाहिए और तीव्रता से होना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे मैंने प्रारंभिक कथन में उल्लेख किया था कि अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगले आने वाले 25 वर्ष हमारे लिए कैसे है, दिशा क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी गरिमा हम खो चुके हैं उसको वापस लाना है, उस दिशा में सारे प्रयास अपने होने चाहिए। और अपने देश का ज्ञान का स्रोत वेद जिसको हम कहते हैं, वैदिक ज्ञान परंपरा है अपने देश की, उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छे प्रयास, गंभीर प्रयास अपने देश में करने की आवश्यकता है। समस्या तो है, एकदम सारी बातें बदलेगी ऐसी स्थिति भी नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रयास जिनको करना है उनको और गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता रहेगी।
क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने देश में ऐसे कौन लोग हैं कि जो इस प्रकार का विचार करते हैं। मेरा देश भर घूमते घूमते अनुभव यह है कि इस प्रकार का विचार करने वाले बहुत अच्छी संख्या में लोग अपने देश में है, लेकिन बिखरे हुए हैं। उनको इस प्रकार का मंच प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनके मन की बात कहां मैं कहूं, ऐसा प्रश्न उनके मन में है। उनके मन में इच्छा है कि इस दिशा में चलना है, वो स्वयं प्रयास भी करते हैं, लेकिन इनको एक साथ लाने वाला मंच नहीं है, और एक साथ नहीं आते, इसलिए उनकी शक्ति भी बन नहीं सकती, प्रकट नहीं हो सकती। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना है कि ऐसे अपने देश में लोग हैं जिनके स्वाभाविक जीवन में ये चिंतन चलता है कि अपने देश की ज्ञान की परंपरा क्या है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, अनुसंधान या शोध कार्य करना चाहिए, नहीं कैसा करना चाहिए, कौन से विषय है। ऐसी अनेक बातों के बारे में उनके मन में स्पष्टता है, और इस प्रकार के मंच अगर ऐसे सारे लोगों को उपलब्ध होंगे तो स्वाभाविक वो सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, और वो जब एक साथ आएंगे तब उनकी शक्ति प्रकट होगी, और उस शक्ति के कारण ही परिवर्तन आ सकता है। इसको हमें अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। अलग अलग प्रकार की चुनौतियां तो है अपने देश में, उन चुनौतियों का भी ठीक आकलन करने की भी आवश्यकता है, और उसका उपाय फिर हमें ध्यान में आएगा कि चुनौती का आकलन सही अपना रहा तो उसका उपाय भी निकल सकता है। कुछ समय पहले चुनौती का स्वरूप कैसे है, तो कुछ वर्ष पहले मैंने चिन्मय मिशन अपने देश में काम करते हैं बहुत सारे लोग उसमें, तो उन्होंने अपने देश की गरिमामयी ऐसी 500 बातें जो सुनकर, जो पढ़कर हमें बड़ा गर्व अपने देश के बारे में स्वाभाविक आएगा मन में, ऐसी 500 बातें एक एक पृष्ठ पर ऐसा एक पुस्तक प्रकाशित किया। हर पृष्ठ पर एक भारत के बारे में गौरवपूर्ण बात लिखी थी, और उन्होंने उस पुस्तक के आधार पर, अंग्रेजी में था, पुस्तक के आधार पर युवकों के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उसको पढ़े और उसके आधार पर कुछ प्रश्न होंगे, और उस प्रश्न यानी वो प्रतियोगिता है, केवल परीक्षा नहीं है, प्रतियोगिता। उसमें जो विजेता रहेगा उसको अच्छा पुरस्कार वगैरह, ऐसी सारी बातें थी। उस पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने अपने देश की समस्या का बड़ा मजेदार वर्णन किया था, वो आज भी मेरे मन में है। उन्होंने ऐसे लिखा था, हमारे देश में एक शब्द प्रचलित है, वो है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ऐसा NRI बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल अनेक परिवारों के लोग विदेश में रहते हैं, तो NRI ये शब्द पता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आज अपने देश में समस्या क्या है, तो NRI जैसा एक समूह है, वैसे अपने देश में RNI इस नाम से जिनको जाना जा सकता है, ऐसा एक समूह है RNI, ऐसा उन्होंने लिखा था। RNI यानी क्या, रेसिडेंट नॉन इंडियंस। भारतवासी है लेकिन अपने आप को भारत का नहीं समझते, रेसिडेंट नॉन इंडियंस, और उनको ठीक करना एक बड़ी चुनौती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए, चुनौती इस प्रकार की है, अपने ही लोग हैं। अब अपने देश में विदेशी लोग नहीं है कि जो यहाँ आकर हमें कुछ हमारे साथ खेल खेलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके द्वारा निर्मित ऐसे जो लोग हैं जिनका वर्णन ऐसे मजे से हम कर सकते हैं, RNIs यानी रेसिडेंट नॉन इंडियंस, ऐसे लोग अपने लिए एक चुनौती है, ये एक प्रकार की चुनौती है। तो ऐसे सभी चुनौतियों का आकलन करते हुए उसका ठीक उपाय क्या है, उसको करने की आवश्यकता कैसी है, कितनी गति से उसको कर सकते हैं, ऐसा विचार हमें इस समय करना है। और इसके पूर्व के सत्र में कल्पना ये थी कि इस संगोष्ठी के अंत में हम आगे क्या, कैसे बढ़ना, क्या करना, क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर,
इसके बारे में विचार होना चाहिए। इस प्रकार का सत्र था, तो उसमें भी कुछ बातें सामने आई है और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है वो मैंने जैसे कहा शुरू की है, इसका मतलब ये प्रारंभिक चरण है, इसको लेकर और आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वैदिक विज्ञान केंद्र ये उसका सर्वाधिक उचित ऐसा स्थान है, उसी के लिए ये बना है। और हम सभी का सहयोग इस केंद्र के साथ भविष्य में भी रहेगा, तो इस विषय को लेकर हम कई अच्छी बातें कर सकते हैं। और जिस विषय का प्रारंभ हमने किया, उस विषय से जो बातें अब अपने सामने आई है उनको ठीक करने के लिए सारे प्रयास और उस प्रकार की दिशा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हम सभी आए हैं, हम सभी के मन में भी इस संगोष्ठी के कारण एक विचारों का चक्र प्रारंभ हो गया है। उस चक्र को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास हम सभी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में करना ही है, लेकिन शक्ति का निर्माण अगर करना है तो हम सबको एक साथ आकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए वैदिक विज्ञान केंद्र के साथ जुड़कर आगे बढ़ना ये सर्वथा उचित ऐसा कार्य रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो विषय आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के निमित्त हमने अपने सामने लाया, अपने मन में उसका विचार करना प्रारंभ किया, उसको और गति से आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। और यही भारत माता के प्रति हम सबकी सेवा होगी। नमस्ते। आपने अपना उद्घाटन सत्र में माननीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने जो बात कही थी कि विज्ञान को एक यंत्र के रूप में, एक तकनीकी के रूप में उपयोग में लाया गया भारतीय ज्ञान परंपरा को नीचा दिखाने के लिए। और संपूर्ति सत्र में आकर के सर ने बताया कि हमको अपनी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो जीवन शैली है, इसको श्रेष्ठ रूप में अपने ही जीवन में लाना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। ये जो आजकल नए नए शब्द चल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व नहीं है, हम भारतीय हैं, भारतीयता नहीं है, ऐसे हीन शब्दों को हम लोगों को पूरे संकल्प के साथ अपने जीवन से निकालना है। हम हिंदुत्व हैं, हम भारतीय हैं, इसको गर्व के साथ अपने जीवन शैली में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर कमलेश झा सर, जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के संकाय प्रमुख हैं। मैं माननीय झा सर को आमंत्रित करता हूं जो मंच पर आए और अपने उद्बोधन हम लोग समुत्सगन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदा शिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंचस्थ आदरणीय विद्वज्जन, समक्ष में स्थित मनीषीगण एवं श्रोतृगण, बहुत अच्छी चर्चाएं सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता अथवा स्वातंत्र्य यह पर्याय शब्द है। हम जब श्रुति का विलोकन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है स्वातंत्र्य है क्या चीज। पाणिनि के पास पहुंचते हैं तो बड़ी स्पष्टता से कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। किसी भी क्रिया में जो करने में स्वतंत्र हो उसी को कर्ता माना जाएगा। और स्वतंत्र का ही भाव है स्वातंत्र्य या स्वतंत्रता। हम जब श्रुति के विभिन्न आयामों में अन्वेषण करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी हमारे समक्ष आते हैं और स्वातंत्र्य के जो सुस्पष्ट अर्थ हैं वह हमारे सामने आ जाते हैं।
स्वातंत्र का अर्थ होता है शक्ति। हम लोग जो आराधना करते हैं, आराध्य देव शिव हैं और शिव की शक्ति शिवा है। तो जो शिव की शक्ति जिसे हम शिवा कहते हैं, वही शिवा का ही दूसरा नाम है स्वातंत्र्यम। स्वातंत्र्य शिवा का दूसरा नाम है। अब ये स्वातंत्र्य है क्या, इसको समझने की शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति को हम कैसे समझें, तो चर्चा चल रही थी, जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में प्रतिबिंब परछाई पड़ती है और सामने का बिंब होता है। कहीं तालाब नदी के तट पर हम खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब में उल्टा दिखता है। पेड़ है और पेड़ का देखेंगे ऊपर की शाखाएं जो है वो नीचे जा रही हैं और जड़ ऊपर दिख रहा है, उलट जाता है। ठीक यही दर्पण के सामने खड़े हो तो दाहिना हाथ बाएं ओर भी दिखेगा परछाई में और बायां हाथ दाहिने तरफ दिखेगा। शिव का प्रतिबिंब है जीव, भगवान शिव का प्रतिबिंब जीव है और उस जीव को समझना है कि यह प्रतिबिंब शिव का है, बिंब है शिव, तो शिवता में रूपांतरण हो जाए। यही है स्वातंत्र शक्ति की अवधारणा और स्वातंत्र शक्ति की अवधारणा का परिणाम। तो यह कैसे होता है, तो थोड़ी चर्चा करेंगे। नवीन जैसा लगेगा आपको विषय, पर है अत्यंत प्राचीन परंपरा का विषय। स्वातंत्र्य को हम 5 भागों में बांटे तो ठीक ठीक समझ में आता है वो एक ही शक्ति। पर जैसे किसी एक विद्वान की विद्या के विषय में चर्चा की जाए और उनको 5 भागों में बांट करके हम उनकी विद्या के विषय में समझें तो ठीक ठीक समझ में आता है। उसी तरह से स्वातंत्र शक्ति है एक, शिवा भवानी है एक जो शिव की शक्ति है, और शिव की शक्ति से अतिरिक्त शिव है ही नहीं कुछ, शक्ति ही सब कुछ है। तो उस शक्ति को 5 भागों में बांट कर देखते हैं। चिद शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन 5 भागों में जब हम बांटते हैं तब स्वातंत्र शक्ति को हम ठीक ठीक समझते हैं। और इसको कहाँ पर ठीक से समझे, तो किसी एक ज्ञान को ले लें। जैसे हम समझते हैं यह चश्मा है, अब यह चश्मा है, यह जो ज्ञान हो रहा है यह ज्ञान इस टेबल को नहीं हो रहा है, इस बिल्डिंग को नहीं हो रहा है, चेतन को हो रहा है। चित्ती शक्ति है तब उसके साथ ये ज्ञान जुड़ रहा है, यह वस्तु जुड़ रही है। एक शक्ति हो गई चित्त शक्ति, यानी चेतना होनी चाहिए। स्वातंत्र्य की सबसे प्रथम अवधारणा है चेतना का होना। दूसरी शक्ति है आनंद। आनंद शक्ति क्या है, आनंद को भी ठीक से समझना चाहिए। आचार्यों का बहुत अच्छा विश्लेषण है। आनंदोत्रण वित्त मध्य मदवद नैवांगना संगवत। वित्त का मद होना और उसमें एक आनंद का जो बोध होता रहता है, वह आनंद शिवा भवानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हर्ष संस्कृति भेद मुक्ति सुखभू भारावतारोपमः। जैसे हमारे ऊपर कुछ भार आ जाए और उसको उतार करके किसी दूसरे को सौंप दें और हम हल्के हो जाते हैं, हम वही हैं। आरोपित जो भार है वह जैसे ही उतरा हम आह्लाद से भर उठते हैं। आनंदोत्रण आनंद जो है वह जो धन संपदा का मद है, जो सुख सुविधाएं हैं शारीरिक इंद्रिय को लेकर, प्राण को लेकर, वह आनंद आनंद नहीं है। आनंद है जो बंधन है और उसकी जो मुक्ति हो जाना है और उसके बाद जो एक अपना स्वाभाविक सुख का आह्लाद का अनुभव होने लगता है, वही है हर्ष और यही है आनंद शक्ति। तो चेतना होनी चाहिए पहले शर्त में। दूसरे शर्त में है आनंद शक्ति का प्राकट्य होना चाहिए। और तीसरा इसका प्रभेद आता है इच्छा। जैसे ही हमने जाना ये चश्मा है, अब इसके साथ हमारी इच्छा जुड़ जाती है। बहुत अच्छा चश्मा है, दूर भी देखता है, नजदीक भी देखता है, सूरज की रोशनी में भी ये काम आता। इस तरह से
हम इसका कैसे उपयोग करें, एक इच्छा जागृत हो जाती है। ये सब के सब अत्यंत स्वच्छ इच्छा है, स्वच्छ आनंद है और स्वच्छ चेतना है। चिति, आनंद, इच्छा, और इच्छा के साथ ज्ञान जुड़ता है। जो नैयायिक और वैशेषिकों का मानना है कि पहले ज्ञान और फिर उसके विनियोग की इच्छा, वह यह नहीं है। इच्छा पहले हमारे अंदर जागृत होती है कि हमें क्या करना है। मदन मोहन मालवीय जी महाराज, उनके अंदर इच्छा जगी हमें क्या करना है, तो अब ज्ञान और अपना ज्ञान और जो सही से पराहत हुआ आक्रमण कार्यों के द्वारा, और विशेष रूप से हम लोग जो उसमें थोड़ा आगे हो गए थे, तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको ये संसार का सूत्र छूटते हुए बड़ा कष्ट हो रहा था। उस सारे पारतंत्र का विदारण करने का 75वें वर्ष में हमारी राज सत्ता में कुछ महापुरुष आए और उस स्वातंत्र को ले आने के लिए बीड़ा उठा लिया। तो काल और राजा, इन दोनों में कौन बलवान है, कहा हमारा शास्त्र, इसमें संदेह नहीं करना। राज शक्ति बलवती है और कार्य शक्ति दुर्बल हो जाती है। हम ऐसे राज शक्ति को प्रणाम करते हैं और हमारी जो ज्ञान शक्ति है इसके साथ निर्मित हो रही है, हम सारे आचार्यों का सम्मान करते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने बहुत ही ज्ञान पूर्वक बातें रखी और कर्म और धर्म और जीवन शैली में किस तरीके की चीज़ों की कैसे शक्तियों का सामंजस्य है, कैसे शक्तियां एक दूसरे के साथ मिल करके काम करती हैं, ना कि एक दूसरे को काटती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी जी आए हैं MNIT प्रयागराज से। मैं प्रोफेसर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मृत्युंजय जी। सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन और विशिष्ट जन, समस्त छात्र बटुकगण और इस सभागार में उपस्थित सभी महिला शक्ति, सभी को सादर नमस्कार। मैं इस विषय पे ज्यादा तो नहीं मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो अंतिम सत्र था, जो था पंचम सत्र, भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता एवं भावी संभावनाएं, इस विषय में कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। वो बातें मैंने यही विभिन्न सत्रों में सुन के जो हमारे मन में विचार आया वही आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उसमें जो हम लोग भविष्य में, जैसा कि माननीय जैन सहस्बुद्धे जी ने भी कहा कि परिवर्तित कर लीजिए, लेकिन अचानक से तो ये परिवर्तन हो नहीं पाएगा। जैसे तकनीकी विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, चिकित्सा विश्वविद्यालय, इन सबको कहा जा रहा है कि आप अपने को बहुविषयक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर लीजिए। तो अचानक से तो ये बदलाव संभव नहीं हो पाएगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बजट का वो आएगा। तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं क्लस्टर्स में काम करने की। मैं अभी आग्रह भी करूंगा, इसीलिए मैंने समय भी लिया था माननीय उपेंद्र तिवारी जी से, कि हम लोग क्लस्टर्स में काम करें। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए तो वेद विज्ञान संस्थान काम कर ही रहा है, अगल बगल के नियर बाई एरिया के संस्थानों को, उच्च शिक्षण संस्थानों को भी आप वेद विज्ञान केंद्र से जोड़े, ये हमारा आग्रह है। और जो समस्याएं हैं, जैसे हम लोग तकनीकी संस्थान में काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षण संस्थान में जैसे विज्ञान का कोई संस्थान है, तो हमारे को संस्कृत का बहुत ज्ञान नहीं है, और संस्कृत का जिसको ज्ञान है, संस्कृत के विद्वान लोगों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें, व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। तो हम सबको मिल के काम करना है, तभी ये दिक्कतें खत्म। क्योंकि जो वेदों का ज्ञान है, जो वेदों की प्रामाणिकता, तथ्यों को हमको सिद्ध करना है, वो बिना संस्कृत के ज्ञान के, बिना पाणिनि व्याकरण के ज्ञान के संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को मिल के काम करना होगा। इस तरह से जैसे अभी शुरुआत करने के लिए हम लोग, जैसे मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत हूँ, तो हम लोग वेद विज्ञान संस्थान के साथ मिलके, कृषि विज्ञान संस्थान के साथ मिलके काम कर सकते हैं। शुरुआत में अचानक से परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा, बहुविषयक संस्थान अचानक से नहीं बन पाएंगे, उसमें काफी समय लगेगा। तो अन्य जो परेशानियां हैं वो हम लोग इस विषय को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, उस विषय में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग को
बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस पे कार्य करना होगा, इस पे देखना होगा। और हमको रिसोर्स मटेरियल्स को डेवलप करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि रिसोर्स मटेरियल है कहाँ, स्रोत संदर्भ का सूचीकरण करना होगा, वो कहाँ पे वो मटेरियल उपस्थित है, उनका संग्रह करना होगा। और संस्कृत के और अन्य भारतीय भाषाओं को विद्वानों को लेके उनके साथ मिल के काम करना होगा। इसी तरह से करिकुलम और पेडागोजी जो भी है उसको हमको डेवलप करना होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो AICT है और कई IIT इस पे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती दौर में है, तो इस पे बहुत सारे कार्य करने की जरूरत है। और टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स का भी निर्माण करना है, जो बहुत बड़ी चुनौती है। और हम लोग को इसके लिए प्रयोगशालाएं भी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का हमको उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा में समावेश करना है, तो प्रामाणिकता और तथ्यों को अगर वो करना है तो उसके लिए हमको उस हिसाब से लेबोरेटरी भी स्थापित करनी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे अभी माननीय जैन सचबुद्धे जी भी कह रहे थे कि अभी ये सबके लिए नया विषय है, तो सबको मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। तो जिसपे टीचर्स की ट्रेनिंग का भी बड़ा महत्व है, टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग इस विषय में, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग नए हैं, और हम सबको स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना। जब टीचर्स ट्रेन होंगे तभी स्टूडेंट्स भी ट्रेन हो पाएंगे। और हमको शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज करेंगे इस विषय पर, उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में, सभी में। और हमको रिसर्च टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है जिसपे कि हम शोध छात्रों को लगा सकें, जिससे कि वो आधुनिक विज्ञान से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए शोध का कार्य कर सकें, और जिसका सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकार भी हो। ऐसी समस्याओं को लेकर हमको आगे बढ़ना है। और हमको जो है, जैसे अचानक से पुस्तकें नहीं आ जाएंगी, अचानक से करिकुलम और पेडागोजी नहीं हम डेवलप कर पाएंगे, तो उसका उपाय ये है कि किसी भी बुक का, किसी भी विषय का पहला चैप्टर हम उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में हम कहाँ थे उसी से शुरुआत करें। वो काम आसान हो जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से हमारा मेटलर्जी जैसे कोर्स है, उसमें कोई विषय है, तो हम उस ज्ञान परंपरा के हिसाब से लॉ बनाने की तकनीक में कहाँ थे, तो उससे छात्रों में भी देश के प्रति, अपने भारत के प्रति गौरव का अनुभव होगा, जिससे कि उनको स्व का भाव उनके में जागृत होगा। इसी तरह से हम लोग को इस विषय पे कार्यशालाएं भी बहुत सारे पूरे देश भर में आयोजित करनी चाहिए, सेमिनार, वर्कशॉप। जैसे माननीय उपेंद्र त्रिपाठी जी ने कई 2019 में भी इस तरह का कार्यक्रम किया था, काफी बड़ा कार्यक्रम था। इसी तरह से हम लोग को पूरे देश में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और इन बातों, ये सब हमारे एक्शन प्लान कह लीजिए, करणीय कार्य कह लीजिए, इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम सबको मिल के काम करना होगा। उसमें दर्शन शास्त्र के भी लोग चाहिए, कला के भी चाहिए, फाइन आर्ट्स के लोग भी चाहिए, एग्रीकल्चर भी, सबको मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा, तभी हम इस विषय को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसमें भी इस बिंदु पर काफी कुछ महत्व दिया गया। उसके मूल में भारतीयता है। भारतीयता का मतलब ही वही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का हम शिक्षा में समावेश करें, उस पर काफी बल दिया गया है। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए इस भारतीय ज्ञान परंपरा का हम शिक्षा में कैसे समावेश करें, उसके लिए हमको समूह में कार्य करना होगा, टोलियां बना के कार्य करना होगा, अपनी अपनी विषयों की टोली बना के, अपने अपने ब्रांच की टोली बना के। और एक और आग्रह करना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति तो आ गई है, उसका समयबद्ध इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तभी वो शिक्षा नीति सफल हो पाएगी। क्योंकि शिक्षा नीतियां तो बहुत सारी आई, लेकिन टाइमली इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाई। तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम लोग इस नई शिक्षा नीति को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए समयबद्ध तरीके से इसकी रणनीति बना के इस पे कार्य करें। संस्थान स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग टास्क फोर्स का गठन करें और अलग अलग विषयवार भी टास्क फोर्स का गठन करें, तभी ये विषय आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर। आपने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया है,
तो हम सभी लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो व्यवस्था में बदलाव ला रही है, ये एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक अभिभावक के रूप में ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये चेंज हुआ, जिसकी बहुत पहले से ही डिमांड थी। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि किसी भी संस्थान में, स्पेशली यूनिवर्सिटीज में आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी है, ये फैकल्टी बाकायदे दीवार बना करके, गेट लगा करके ऐसे डिवाइड हुई है जैसे लगता है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। उनमें आपस में कोई संबंध ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दूसरे से खुद को श्रेष्ठ समझने की भी गलतफहमी बना के रखे हैं। एक फैकल्टी दूसरे फैकल्टी को अपने को श्रेष्ठ मानती है। तो ये जो गलत परंपरा समाज में आ गई थी, ये इस गलत परंपरा की वजह से कई बार हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि आप हो सकता है कुछ और करना चाहते हो, पर समय के अनुसार आपके स्वभाव में, व्यवहार में, आपकी इच्छा में बदलाव भी आता है। लेकिन पुरानी शिक्षा नीति हमको इस तरीके से जकड़ रखा है कि आप चाहे करके भी इस दीवार की बाउंड्री को नहीं क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये अलग तरीके की व्यवस्था है कि आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी तरीके के सब्जेक्ट्स का पढ़ाई लिखाई में चयन कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी संस्कृत में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है, अगर उसको खेल कूद में इंटरेस्ट है तो फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है। लेकिन इसके पहले ऐसी चीजें नहीं थी। तो नई शिक्षा नीति के बारे में सर आपने ज्ञान अवगत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी शुरू से ही, उसमें एक और छोटा सा कार्यक्रम था बीच में, वो था कि बहुत सारे प्रतिभागियों को सबको दो मंच पर बुला करके एक ही सेशन में लेक्चर कराना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उन्हें पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए प्रोत्साहित किया गया और बहुत सारे प्रतिभागी हमारे एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किए जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट बुकलेट्स में है। पोस्टर्स भी बनाया और हमारी कमेटीज ने पोस्टर्स को इवैल्यूएट किया, उनके साथ डिस्कशन किया और फिर फाइनली कुछ पोस्टर्स को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है। तो मैं उन पुरस्कार पाने वाले छात्रों को मंच पर आमंत्रित करूंगा और वो मंच पर आए और मंचासीन मनीषियों द्वारा पुरस्कार प्राप्त करें। इस पुरस्कार की जो कमेटीज थी, इसमें मुख्य रूप से मैं था, कात्यायन सर थे वेद डिपार्टमेंट से, और शिशिर गौड़ जी थे IIT से, राजकुमार मिश्रा जी केमिस्ट्री से, और इस पूरे कार्यक्रम को प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं पहले पुरस्कार के लिए। इसमें पहला दूसरा पुरस्कार जैसा कुछ नहीं है, ये बेस्ट पोस्टर्स हैं, सबको इक्वल है, लेकिन 1 by 1 बुलाना है। तो ये है श्री राम निवास कुमार, ये शोध छात्र हैं संस्कृत धर्म विज्ञान संस्थान के। इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता एवं भावी संभावनाओं पर पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया है। श्री राम निवास कुमार जी, आइए। श्री राम निवास कुमार जी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में ये संकाय प्रमुख के नेतृत्व में सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर धनंजय देव पांडे को, जो नागरिक PG कॉलेज में जंघई में हैं और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान विषय पर अपना पोस्टर प्रस्तुत किया था। डॉक्टर पांडे।
डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस MMD के अखिलेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन फ्रीडम मूवमेंट विषय पर अपना पोस्टर प्रस्तुत किया। अब मैं सुश्री अर्पणा ताम्रकार डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने वैदिक ज्ञान परंपरा पर प्रहार के प्रयास विषय पर पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया। अर्पणा। इसी क्रम में कंट्रीब्यूशन ऑफ सर CV रमन इन साइंस एंड एजुकेशन ये पोस्टर प्रस्तुत किया था राम सागर यादव जी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। पोस्टर प्रेजेंटेशन का में दो और प्रतिभागी हैं जिन्हें विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसमें से एक हैं चिन्मय गुप्ता जी, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के हैं चिन्मय गुप्ता जी, इन्होंने जैविक कृषि पर अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया था और बहुत अच्छा पोस्टर इन्होंने प्रेजेंट किया चिन्मय जी ने। हालांकि इनका पोस्टर हमारे थीम पर डायरेक्ट नहीं था, लेकिन वैदिक ज्ञान परंपरा में जैविक खेती का महत्व विषय पर इन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया। पोस्टर प्रेजेंटेशन क्रम में एक विशेष पेंटिंग प्रस्तुत किया गया था आशीष कुमार गुप्ता जी, जो सेंट्रल हाई स्कूल में DHU में सेंट्रल हिंदू स्कूल में अध्यापक हैं और इन्होंने अपने हाथ से बना करके बहुत ही सुंदर पेंटिंग किया। इन्हें विशिष्ट पुरस्कार के लिए मंच पर बुलाया जा रहा है। आशीष कुमार गुप्ता जी अच्छा सेंट्रल हिंदू स्कूल में अध्यापक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं और हमने से सभी लोग निश्चित रूप से इंतजार कर रहे हैं इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नीरज त्रिपाठी जी के सुवचन सुनने के लिए। सो मैं माननीय नीरज त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। संगोष्ठी के समापन सत्र पर मंचासीन सम्माननीय जन, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण, विद्वज्जन, विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में वैदिक विज्ञान परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन विषयक इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन एक सफल और सार्थक प्रयास था। इसके लिए मैं इसके आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस संगोष्ठी का विषय अत्यंत ही गूढ़ और मर्मस्पर्शी है, परंतु इसके कार्यक्रम के सरसरी तौर पर अवलोकन से ही इस बात का आभास हो जाता है कि इसमें भाग लेने वाले विद्वानों ने अपनी सहज और सरल व्याख्या से इसके विभिन्न पहलुओं के मर्मार्थ को आम जन तक पहुंचाने का एक सार्थक और सफल प्रयास किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र। संगोष्ठी के समापन सत्र में मुझे आमंत्रित करने के लिए इसके आयोजकों का मैं अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि कि मैं इसके विभिन्न सत्रों में उपस्थित होकर इससे लाभान्वित तो नहीं हो सका, पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इससे निकले शोध पत्र और आलेखों से स्वयं को अवगत कराना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। संगोष्ठी के आलोच्य विषय पर बहुत ही सीमित ज्ञान रखते हुए भी इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखूंगा। काफी लंबे समय से एक ऐसी आम धारणा बन गई थी कि विज्ञान की पहली किरण पश्चिमी दुनिया के आकाश में ही निकली थी और वहीं से इसका प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला। पर ऐसी अवधारणा बहुत पहले ही गलत प्रमाणित हो गई थी। आज हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वैदिक काल से ही भारत एक समृद्ध राष्ट्र रहा। इसकी समृद्धि केवल भौतिक द्रव्यों से कहीं अधिक आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान में व्याप्त थी। वेदों और उपनिषदों में विद्यमान आध्यात्मिक जीवन दर्शन सर्वाधिक प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ तो स्वीकार किया ही जा चुका है। साथ ही यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि प्राचीन काल से ही भारत वाणिज्य, व्यापार, तकनीकी, चिकित्सा, शासन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इसकी यह अग्रतर गति सार्विक ज्ञान विज्ञान की परंपरा के बगैर संभव नहीं थी। इस प्रकार वैदिक काल से ही हमारे यहाँ विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा स्थापित हो चुकी थी और हमारी सर्वांगीण प्रगति इसी का परिणाम थी। परंतु दुख का विषय है कि धीरे धीरे इस समृद्धि का ह्रास होने लगा और हम इसे भूलने लगे। परंतु ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक काल में ही इस देश के अग्रणी नेताओं ने यह जान लिया था कि संग्राम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ के आम जन को भारत के प्राचीन गौरव से परिचित कराया जा सके। इसी प्रसंग में हमारे वैज्ञानिकों ने प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा आदि जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों ने देश के जनमानस को हमारी वैज्ञानिक परंपरा से परिचित कराया और स्वतंत्रता आंदोलन में भौतिक विज्ञान की लौ को प्रज्वलित रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इस अवधारणा को विशेष बल दिया गया।
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये मानना था कि भारत में रहकर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़कर किसी छात्र को संस्कृत और इसकी संस्कृति का ज्ञान न हो, यह ग्राह्य नहीं है। उनका मानना था भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा उसकी संस्कृत भाषा और उसकी संस्कृति में ही निहित है। यह हर्ष का विषय है कि वैदिक विज्ञान केंद्र हमारे विश्वविद्यालय की इसी अवधारणा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए उसकी भूरी भूरी सराहना करता हूं और इसी प्रकार के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन के लिए भविष्य में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम जो अंतिम सत्र कार्यक्रम हुआ है, इसके धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी, जो JNU में स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में प्रोफेसर हैं और ये हमारे रसायन विभाग BHU में भी हैं, तो ये दो विभाग में हैं, दो यूनिवर्सिटी के 2 विभाग में प्रोफेसर हैं। धन्यवाद प्रोफेसर मुक्तने जी। प्रोफेसर कमल झा, संकाय प्रमुख संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, कुल सचिव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, समन्वयक वेद विज्ञान केंद्र, और यहाँ सभागार में उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण तथा विद्यार्थी बंधुओं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन 2022 का यह संपूर्ति सत्र है और धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व डॉक्टर शिशिर को मिला था, जो कि मुझे स्थानांतरित हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं माननीय जयंत सहस्रबुद्धे जी, जो कि उनका फ्लाइट थी इसलिए चले गए, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से 2 दिन का समय निकालकर इस संगोष्ठी में भाग लिया और अपने विचारों से हम लोगों को कैटलाइज किया, हमको एक ऊर्जा प्रदान की। तो उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं प्रोफेसर कमलेश झा जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस कार्यक्रम में आए और अपने विचारों से हम लोगों को मार्गदर्शित किया। मैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, जो कि हमारे कुल सचिव हैं, का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाल करके अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया और उससे निश्चित रूप से हमारे सारे विद्यार्थी और हम सब लोग लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और इस उम्र में भी आकर के आशीर्वाद देते हैं। प्रोफेसर JP लाल जी, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। प्रोफेसर UP शाही जी एंड प्रोफेसर सुमन जैन जी और डॉक्टर DS त्रिपाठी जी यहाँ पर हैं और प्रोफेसर राजेश्वर मुखोपाध्याय जी, जो कि पुणे से यहाँ पधारे हैं, और प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी हैं और प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो इन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य समय इस संगोष्ठी में दिया और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया। तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद एक संपूर्ण सत्र में, इस संपूर्ति सत्र में संपूर्ण रूप से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो इस कार्य को, इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक भी हैं और इस जो हमारी ये संगोष्ठी हुई 2 दिवसीय, उसके उनको सफल आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्होंने दिन रात बहुत ही अथक प्रयास किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जब हम उसकी रूपरेखा बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो मुख्य काम है कि हम वक्ताओं को कैसे ढूंढें, ठीक है, और उसमें वक्ता को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। और क्योंकि ये जो विषय भी नया था तो उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही अच्छे वक्ता
को आमंत्रित किया, वो लोग आए यहाँ पर, इसलिए वो इस बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम की योजना में लगे हुए प्रोफेसर राजेश कुमार जी IIT BHU जो कि भी जा चुके हैं यहाँ से, और प्रोफेसर राजकुमार मिश्र, मृत्युंजय देव पांडे जी, सोनल कुमार मिश्रा और आयोजन समिति के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुख्य रूप से जो वैदिक विज्ञान केंद्र के कार्यालय में कार्यरत जो कर्मचारीगण हैं, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की, उनका भी मैं सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप सभी के पिछले 1 महीने से अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न हो रहा है, 2 दिवसीय संगोष्ठी। तो आप सभी के प्रयास से यह विषय स्वर दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आभारी हूँ सभागार में उपस्थित आप सभी का, आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। भूलवश जिनका नाम मैं उल्लेख नहीं कर पाया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।